जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी दोस्तों। यही शुभकामना भी देता हूँ और यही जो है मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि पेपर जो होने वाला है बीपीएससी का हो चाहे और कोई पेपर हो, आप इसमें बढ़िया करेंगे दोस्तों और एक सीट अपनी ज़रूर सुनिश्चित करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ फिजिक्स। और फिजिक्स के वीडियोस में जो है आपको जो भी चीज़ें समस्या आ रही है आप बिल्कुल कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा वीडियोस। और दोस्तों देखिए, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम टॉपिक तो पढ़ा रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक क्रम से दिए गए हैं, सीरीज से है पूरा सेक्शन। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हर टॉपिक को पढ़ने के साथ जो है कुछ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, क्योंकि टॉपिक जैसे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न को जो है, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे BSSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सहायक सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं या आगामी परीक्षाएं जो भी हैं वनडे एग्जाम से संबंधित आप उनकी तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे संबंधित प्रश्न जरूर हल करें दोस्तों। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि किस टॉपिक से किस स्तर तक हमारे लिए प्रश्न आवश्यक हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है और मैं शुरू करूंगा दोस्तों एक नए टॉपिक से। वाष्पीकरण हमें आज पढ़ना है दोस्तों। जो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों वो क्या है? वाष्पीकरण। आज हम सीखेंगे दोस्तों वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या है ये जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है ऊष्मा हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी में चीज़ें क्रम से वो हो रही हैं। वेपोराइजेशन को समझते हैं दोस्तों, ये है क्या? द्रव की खुली सतह है, द्रव की खुली सतह। मान लीजिए ये द्रव है दोस्तों, ये है समुद्र का पानी। चलिए प्राकृतिक उदाहरण ही लेते हैं, समुद्र का जल है दोस्तों। ये द्रव की क्या है? खुली सतह है। क्या है? खुली सतह। क्लियर हुआ? ये खुली सतह है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मान लीजिए एक ताप है, निश्चित ताप पड़ रहा है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो ये द्रव जो होता है दोस्तों, ये द्रव क्या होता है? किस में बदलता है? वाष्प में। ये वाष्प में बदल रहा है। किसमें? वाष्प में। तो एक निश्चित ताप पर द्रव का खुली सतह से द्रव का वाष्प में बदलना ही क्या है? वेपोराइजेशन है या वाष्पीकरण है। क्या है दोस्तों? वाष्पीकरण है या वेपोराइजेशन है। ये हम समझ गए। मान लीजिए सुराही है, एक सुराही का उदाहरण लेते हैं। इस सुराही में हम देखते हैं दोस्तों, मिट्टी की जो सुराही है इसमें बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से जो है, इन छिद्रों से रिस के जल की बूंदें बाहरी सतह पर आ जाती हैं। ठीक है, ये जो है पानी इसमें भरा हुआ है, तो ये जो है जल की बूंदें क्या होती हैं? जल की बूंदें दोस्तों क्या होती हैं? ये जो है रिस के बाहरी सतह पर आ जाती हैं। मिट्टी के घड़े की बात कर रहा हूं मैं, या मिट्टी की सुराही की बात कर रहा हूं। अब यहाँ देखिए क्या होगा दोस्तों, आपने देखा होगा कि उन बूंदों का जो रिस के बाहरी सतह पर उपस्थित है, इनका वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण के क्रम में दोस्तों जब आप पानी पीते हैं सुराही का या घड़े का, तो इसी वाष्पीकरण की प्रक्रिया की वजह से, इसी वाष्पीकरण की प्रक्रिया की वजह से आपको सुराही का या घड़े का पानी कैसा लगता है? ठंडा लगता है। ये हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो एक तो वाष्पीकरण आप देखते हैं, ये देखिए, ये जो है जब इस पे जो है प्रकाश की किरण पड़ेगी या मान लीजिए हवा चलती है, तो इससे क्या होगा? ये जो कण है जो है ये वाष्प बन के दोस्तों क्या होंगे? वाष्प बन के क्या हो जाएंगे? इनका वाष्पीकरण हो जाएगा, वाष्प बन के ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, वाष्पित हो जाएंगे जल की ये बूंदें। तो इससे क्या होता है? घड़े के अंदर का पानी जो होता है दोस्तों, पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब देखिए दोस्तों ये कैसे होता है, इसको इसी के साथ समझते हैं। तो वेपोराइजेशन तो आपको समझ में आ गया
एक निश्चित ताप पर द्रव की खुली सतह जो है से द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या है, वाष्पीकरण है। ये बात समझ में आई। अब देखिए इस वाष्पीकरण की प्रक्रिया के लिए, वाष्पीकरण की इस प्रक्रिया को घटित होने के लिए द्रव जो है, द्रव क्या करता है, द्रव अपनी ऊष्मा खुद खर्च करता है। वाष्पीकरण का एक टेम्परेचर होता है, वाष्पन के लिए टेम्परेचर फिक्स है, तो जाहिर सी बात है उस टेम्परेचर को पाने के लिए जल अपनी ऊष्मा को खोता है। जल क्या करेगा, ऊष्मा को खोएगा, और उस ऊष्मा के खोने के क्रम में क्या होता है, जल जो होता है ठंडा हो जाता है। अब यहाँ उदाहरण लेते हैं दोस्तों, अगर जो है जल यहाँ पर वाष्पीकृत हो रहा है तो जल क्या होता है, जल अपनी ऊष्मा खोता है, और इसके भीतर की जो जल की बूंदें होती हैं, जस्ट जल के जो भी ऊपर सतह पर जल विद्यमान होता है उसके नीचे के जल की जो बूंदें होती हैं वो क्या करती हैं, वो भी अपनी ऊष्मा को किसको देती हैं, उन कणों को देती हैं जो वाष्पीकृत हो रहे हैं। इस क्रम में क्या होता है दोस्तों, उनकी ऊष्मा क्या होती है, खोती है, उनकी ऊष्मा का ह्रास होता है, और इस ऊष्मा के ह्रास की वजह से क्या होगा, जल ठंडा हो जाएगा, पूरा जल धीरे 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 इसी क्रम में ठंडा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, द्रव जो है, मान लीजिए इसमें द्रव भरा हुआ है, तो ये जो है इसकी ऊष्मा खोती जाएगी, और इसके बाद क्या होगा, ऊष्मा खोने के क्रम में ठंडा होता जाएगा, और ऊपरी सतह से पानी जो है या जल वाष्पित होता चला जाएगा। मतलब वाष्पन के लिए भी ऊष्मा की जो जरूरत है वो यहीं से वो प्राप्त कर लेगा। क्लियर हुआ। तो कैसे ठंडा होता है, शेष जल कैसे ठंडा होता है, यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी नीचे का जो पानी होगा वो दोस्तों ठंडा हो जाएगा। अब ये चूंकि बड़े लेवल पे है, समुद्र का उदाहरण बड़े लेवल पे है, तो इस ठंडा हमें पता नहीं चल सकता, लेकिन ये प्रोसेस यही है, इसलिए हमने सुराही का उदाहरण लिया, या और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे कुछ उदाहरणों में। तो ये चीज़ आपको समझ में आई दोस्तों, दो चीज़ें, एक तो वेपोराइजेशन कैसे होता है, और दूसरा वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण के क्रम में जो है जब वो द्रव खुद जो है अपनी ऊष्मा खो के वो वाष्पीकृत होता है, तो ऊष्मा खोने के क्रम में क्या होता है, जल या द्रव ठंडा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई दोस्तों, द्रव क्या होता है, ठंडा हो जाता है। अब कुछ उदाहरणों के साथ हम इसको और अच्छे से समझेंगे, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों कुछ उदाहरणों के साथ इसको समझा जाए। आइए देखते हैं दोस्तों, जैसे कूलर, कूलर का ठंडा होना। कूलर का प्रोसेस आपको पता है, जो डिजर्ट कूलर होता है ये घास पे पानी गिराता है, और इसके अलावा क्या होता है, इसमें जो जल है उसका वाष्पन होता रहता है, तो अंदर का जल अपनी ऊष्मा खोने की वजह से ठंडा करता रहता है, जल को ठंडा करता रहता है। फिर जल के ऊपर की जो हवा होती है ठंडी हवा, उसी को कूलर आपके रूम में फेंकता है। इस तरह कूलर काम करता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जब हम देखेंगे कि शीतलन कैसे होता है, तो इसमें इन चीज़ों को और अच्छे से हम आपको डिटेल करेंगे। आइए दोस्तों इसके आगे हम समझते हैं द्रव के ताप के बारे में। हम क्या देखेंगे दोस्तों, लिक्विड का टेम्परेचर या द्रव का ताप। अब ये जो वाष्पीकरण है इस पर क्या फर्क पड़ता है, द्रव के ताप का, भौतिक राशियों का क्या असर पड़ता है इस प्रक्रिया में, वो चीज हम आगे देखेंगे। आइए देखा जाए, पहला द्रव के ताप, द्रव का ताप, द्रव का ताप देखेंगे कि ताप का क्या असर पड़ता है। द्रव का ताप, ताप से क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर हम उस लिक्विड का जिसमें वाष्पन की बात कर रहे हैं, जिसके वाष्पीकरण की बात कर रहे हैं, अगर उस लिक्विड का दोस्तों हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी या धीमी हो जाएगी। तो दोस्तों ताप बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है। क्लियर हुआ, क्या होगा, बढ़ जाएगी, क्या होगा, बढ़ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसका जो है रेट, वेपोराइजेशन का रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए दूसरी चीज देखते हैं, मान लीजिए जल अगर वाष्पीकृत हो रहा है, उसको हम और गर्म कर देते हैं तो क्या होगा, वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए
खुली सतह का क्षेत्रफल, द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। अब देखिए, अगर मान लीजिए एक गिलास में पानी है, ठीक है, एक गिलास में पानी भरा हुआ है, और मान लीजिए कोई ऐसा बर्तन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए थाली में आप जल को जो है निकाल देते हैं, ठीक है, थाली में जल को निकाल देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है दोस्तों, गर्म दूध। एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं, गर्म दूध से समझते हैं। गर्म दूध को हमने गिलास में लिया पीने के लिए, ठीक है, तो दूध धीरे धीरे ठंडा होता रहता है, यहाँ से वाष्पन होता रहता है, ठीक है, और वाष्पन जो है, वाष्पन के लिए जो ऊष्मा आवश्यक होती है, ये दूध का द्रव जो होता है, ये आवश्यक ऊष्मा को यूज करके, ऊष्मा की हानि होगी, यहाँ पर ऊष्मा की हानि होगी बचे हुए दूध में, तो उस ऊष्मा की हानि की वजह से बाकी का दूध क्या होता है, ठंडा होता रहता है। मतलब द्रव इस वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा प्राप्त करता है, तो ऊष्मा की हानि की वजह से शेष दूध क्या होता है, ठंडा होता रहता है। अब यहाँ पर एक चीज हमको ये समझनी है, ताप अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाष्पीकरण दर बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी, ठीक है। अब एक चीज समझ गए हम। अब यहाँ हमको ये देखना है दोस्तों, इसका जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, अब ये देखिए खुली सतह का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है, इतना है। ये दूध जो वाष्पीकृत हो रहा है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल केवल इतना है, और यहाँ इसका कितना है, यहाँ इससे अधिक है। तो आप ये बताइए, आपने इसको अनुभव किया होगा दोस्तों, गिलास में आप दूध रखते हैं, गर्म दूध पीने के लिए रखते हैं जब, तो आप वेट करते हैं कि ठंडा हो जाए, तो काफ़ी समय लगता है। अगर आप इसको आपने एक ऐसे छिछले बर्तन में पलट दिया, थाली में पलट दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वाष्पन की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको सतह अधिक मिल गई। वाष्पन के लिए सतह क्या हो गई, अधिक मिल गई, और सतह अधिक, खुली सतह अधिक होने की वजह से क्या होता है, वाष्पन यहाँ जल्दी होता है और ज़्यादा होता है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें दूध देर में ठंडा होगा, इसमें दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाष्पन कम होगा तो जाहिर सी बात है ऊष्मा की हानि भी कम होगी। यहाँ वाष्पन अधिक होगा तो ऊष्मा की हानि भी अधिक होगी, इससे क्या होगा, दूध इसमें जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हो गया कि भी हम समझ गए कि अगर खुली सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो वाष्पन की दर बढ़ जाएगी, वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ दोस्तों? वाष्पन की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब ये दो चीज आपने देख ली। वाष्प निकासी की दर, वाष्प निकासी की दर मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट से हम समझेंगे वाष्प निकासी की दर। वाष्प निकासी की दर का मतलब हुआ कि अब देखिए यहाँ पर जैसे दोस्तों कोई भी ऐसी चीज है जो वाष्पीकृत हो रही है, ठीक है, तो अब जी ये वाष्प ऊपर जा रही है, वाष्प की यहाँ पर एक लेयर बनती चली जाती है। कहीं भी जब वाष्पन होता रहता है तो वाष्प ऊपर जाएगी, तो वाष्प ऊपर जाके एक लेयर बनाने लगती है। क्या बनाने लगती है, लेयर बनाने लगती है। अब ये मतलब इसका वाष्प निकासी की दर का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए ये लेयर हटा दी जाए किसी तरीके से, मान लीजिए पंखे की हवा से, तो क्या होगा, वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ जाएगी। जैसे समझिए दूध आपने थाली में निकाला, खुली सतह का क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से दूध जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि वाष्पन की दर बढ़ गई है। अब मान लीजिए, कल्पना करिए यहाँ पर ये वाष्पन हो रहा है और ये जो है एक लेयर क्रिएट हो रही है वेपर की, वाष्प की एक लेयर यहाँ पर क्रिएट हो रही है। दोस्तों आपको ये लगता है कि हमें और तेजी से वाष्पन करना है क्योंकि हमको और जल्दी दूध ठंडा करना है, तो आप यहाँ से हाथ के पंखे से जोर से अगर ऊपर हवा देते हैं, थाली के ऊपर जोर से हाथ के पंखे से हवा देते हैं, इस प्रक्रम में क्या होगा,
आप देखेंगे कि दूध और तेजी से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो लेयर है ये संतृप्त हो चुकी है। इस यहाँ पर जलवाष्प काफी भर चुका है, संतृप्त अवस्था में आ चुका है। जब इस लेयर को हटा देंगे तो वाष्पन और तेजी से, क्योंकि इस लेयर को हटने से यहाँ क्या होगा, जगह खाली हो जाएगी, फिर और तेजी से वाष्पन होने लगेगा, और तेजी से वाष्पन होने की वजह से क्या होगा, दूध और जल्दी ठंडा हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर बढ़ने का मतलब दूध और जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसी तरह देखिए, जब आप पंखे के नीचे कपड़ों को डाल देते हैं, गीले कपड़ों को जब आप सुखाते हैं पंखे के नीचे, तो कपड़े आप डालते हैं तो वैसे भी उसमें से वाष्पन पानी का होता रहता है, तो कपड़ा सूखता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन गीले कपड़ों के ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाती है, एक जलवाष्पी लेयर क्रिएट हो जाती है। और जब आप पंखा चलाते हैं तब क्या होता है, वो लेयर डैमेज हो जाती है, मतलब वो लेयर हटती रहती है, वाष्पन और अधिक होता रहता है। मतलब ये आप समझिए कि अगर वाष्प जो है, वाष्प निकासी की दर बढ़ाई जाए, वाष्प निकासी का वही मतलब हुआ कि इस लेयर को रिमूव करना, इस लेयर को डिस्टर्ब करना, डिस्पर्स करना। अगर इस लेयर को आप डिस्पर्स करते हैं तो क्या होगा, वाष्पीकरण की दर उसमें भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ, वाष्पीकरण की दर क्या होगी दोस्तों, बढ़ जाएगी इस कंडीशन में भी। चलिए उदाहरण के साथ हमने इसको अच्छे से समझाया कि वाष्पीकरण के साथ इन सब प्रक्रियाओं का या इन कंडीशंस में वाष्पीकरण पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आइए दोस्तों देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि वाष्पीकरण के सिद्धांत पे रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रशीतक। अब हम देखेंगे दोस्तों प्रशीतक। प्रशीतक को क्या कहेंगे हम, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर मतलब होता है दोस्तों प्रशीतक, प्रशीतक कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है दोस्तों, तांबे की जो है, तांबे की एक कुंडली, एक वाष्पक कुंडली होती है, वाष्पक कुंडली, एक कुंडली संरचना में ये जो है तांबे की एक वाष्पक कुंडली बनाई जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक द्रव भरा होता है, उस द्रव का नाम क्या है, फ्रियान। फ्रियान द्रव भरा होता है। अब इसमें क्या होता है, ये फ्रियान द्रव क्या होता है, जो ये कुंडली में भरा होता है, मान लीजिए ऐसी कुंडली होगी तो उसमें फ्रियान भरा होगा, फ्रियान। ठीक है, ये तांबे की कुंडली है मान लीजिए, इसमें क्या भरा है, फ्रियान भरा है। ये वाष्पक कुंडली में से फ्रियान द्रव क्या होता है, वाष्पीकृत होता रहता है, और वाष्पीकृत होने के क्रम में क्या होता है दोस्तों, फ्रिज को ये ठंडा करता है। क्या होता है, ठंडक उत्पन्न करता है। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। मतलब कि यहाँ पर भी जो है वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। क्यों होती है, क्योंकि आवश्यक ऊष्मा को जो है वो ग्रहण करता है, ऊष्मा होने के बाद वो टेम्परेचर गिर जाता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी काम करता है। समझ में आई बात। चलिए दोस्तों, चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों देखते हैं एक अलग कंडीशन, ऊर्ध्वपातन समझते हैं दोस्तों क्या होता है। अब हम समझेंगे दोस्तों कि ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, बहुत समझने वाली चीज है ये। अगर मान लीजिए किसी भी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं दोस्तों, ठोस पदार्थ को मान लीजिए हमने गर्म किया, ठीक है, हमने किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया, सॉलिड मटेरियल को हमने गर्म किया, तो और गर्म करने के बाद क्या होता है, द्रव में चेंज होता है जैसा कि आपने देखा। लेकिन मान लीजिए ये ऐसा पदार्थ है जो द्रव में चेंज होने की बजाय सीधे क्या हो गया, वाष्प में बदल गया, वाष्प में परिवर्तित हो गया, ठीक है। मतलब किसी पदार्थ को, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पे अगर वो सीधे वाष्प में चेंज हो जाए, या इसी का उल्टा समझिए, अगर किसी वाष्प को, ठीक है, वाष्प को ठंडा करने पे अगर ये ठोस पदार्थ गर्म करने पे वाष्प बन रहा है,
तो जाहिर सी बात है वाष्प अगर ठंडी की जाए, वाष्प ठंडी करने पर क्या होगा, ठोस में परिवर्तित होगी, ठोस में परिवर्तित होगी। मतलब यहाँ पर जो लिक्विड वाली स्टेट है वो रिमूव हो गई है। ठोस को अगर गर्म करेंगे तो सीधे वाष्प में बदल गया, बिना द्रव में चेंज हुए। जैसे पानी का उदाहरण आप देखते हैं, द्रव ये बर्फ जो है क्या है, पानी में सॉलिड है, ये सॉलिड स्टेट का उदाहरण है। लिक्विड का पानी है और वाष्प तो आप समझ ही रहे हैं। तो मान लीजिए अगर बर्फ को आप गर्म करते हैं तो वो वाष्प में नहीं बदलता, वो किस में बदलता है, पानी में बदलता है। पानी को गर्म करेंगे तो फिर वाष्प में बदलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरह के पदार्थों की बात हो रही है। अगर उनको हम गर्म करते हैं तो वो सीधा वाष्प में बदल जाएंगे, ठीक है। और अगर वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या होंगे, वो ठोस में बदल जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है सीधे ठोस से वाष्प में या सीधे वाष्प से ठोस में परिवर्तन की, इस प्रक्रिया को दोस्तों, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्लियर हुआ, ऊर्ध्वपातन। और ये गुण हर पदार्थ में नहीं होता। जैसे अमोनियम क्लोराइड है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड एक पदार्थ हो गया। आयोडीन हो गया, आयोडीन हो गया। कपूर, कपूर का उदाहरण आपने देखा होगा, बहुत साधारण सा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला पदार्थ है। कपूर को आप गर्म करेंगे दोस्तों तो सीधे जो है उड़ जाता है, वो वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। नेप्थलीन की गोलियां होती हैं, नेप्थलीन, नेप्थलीन की गोलियां जो होती हैं वो कीटनाशकों के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इसको भी अगर आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, सीधे ही वाष्प के रूप में बदल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों ऊर्ध्वपातन। समझ में आया, ऊर्ध्वपातन हमने समझ लिया। ठोस का गर्म करने पे सीधे वाष्प में बदलना, या वाष्प का ठंडा होने के बाद सीधे किस में बदलना, ठोस में बदलना। ये क्या है दोस्तों, ये है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे एक वाष्पन के कारण जो शीतलन होता है, इसका उपयोग देखेंगे किस तरह का है। ये जाना हमारे जो परीक्षा में पूछता है। अब देखिए, कोई भी पात्र का, ठीक है, हम देखेंगे वाष्पन के कारण शीतलन कैसे होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे समझेंगे उदाहरणों के साथ, क्योंकि ये परीक्षा में ये सब चीजें पूछी जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, किसी भी ये पात्र का जो द्रव होता है, अगर ये जो है वाष्पीकृत होता है तो ये आपको पता है कि उस पात्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है। उस पात्र से मतलब ये जो पात्र है ये गुप्त ऊष्मा देगा, और ये जो जल की और सारी बूंदें हैं, ये द्रव की, ये द्रव की बूंदें ये गुप्त ऊष्मा देगी। ये दोनों की गुप्त ऊष्मा से क्या होगा दोस्तों, ये वाष्पित होगा। क्या वाष्पित होगा, ये द्रव। क्लियर हुआ, ये द्रव क्या होगा, वाष्पित होगा। चलिए, ये बात समझ में आई। अब देखिए, मिट्टी के घड़े का जो उदाहरण है ये हमने आपको समझा दिया है। मिट्टी के घड़े में इसी तरह जो है वाष्पन होता है, ठीक है। मिट्टी के घड़े में क्या होता है, ऊष्मा खोने की वजह से मिट्टी का घड़ा जो है ठंडा हो जाता है और शेष जल भी ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब शरीर से पसीना निकलने वाली बात आप देख लीजिए। सूती कपड़े, आपको पता है दोस्तों, गर्मियों में हम कौन से कपड़े पहनना प्रीफर करते हैं, सूती कपड़े। तो सूती कपड़े जो कॉटन के कपड़े होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, ये जो है जल के बहुत अच्छे अवशोषक माने जाते हैं। जल को सोखने की इनकी अच्छी क्षमता होती है। पॉलिस्टर के कपड़ों में ये क्षमता नहीं होती, ठीक है। तो कॉटन के जो कपड़े होते हैं, ये पसीना, जब हमें खूब पसीना, गर्मियों में आपको पता है आपको खूब पसीना आता है, तो जब हम सूती कपड़े पहनते हैं तो सूती कपड़े हमारे पसीने को सोख लेते हैं। अब सोखने के बाद क्या होता है दोस्तों, जब भी धूप या हवा हमारे शरीर से लगती है, मतलब कपड़ों से टकराती है, तो वाष्पन जो है बढ़ जाता है। अब जब आपके कपड़ों से वाष्पन की दर बढ़ेगी तब क्या होगा, इस वाष्पन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होगी, इस गीले कपड़े से प्राप्त होगी जो द्रव से या पानी से भीगा हुआ है। इसके बाद क्या होगा, ये सूती कपड़ा जो गीला है, जब ये अपनी गुप्त ऊष्मा प्रदान कर देगा उन अणुओं को जो वाष्पित हो रहे हैं,
तो ये कपड़ा क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। हमें क्या होगा, ठंडक महसूस होगी, कंफर्ट महसूस होगा। पॉलिस्टर के कपड़ों में ऐसा नहीं होता। क्लियर हुआ, समझ में आई बात? तो ये भी आप समझ लीजिए, ये सब शीतलन के उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। पंखा आप देख ही रहे हैं, पंखा जैसे आप पंखे के नीचे बैठे हैं, ठीक है, पंखा चल रहा है, पंखे के नीचे आप बैठे हैं तो पसीना आपको हो रहा है। जैसे जैसे पंखा तेज चल रहा है, पंखा तेज चलने से आपको पता है कि जो है क्या होगा, वाष्पन की निकासी दर, मतलब आपके शरीर से पसीना वाष्पित हो रहा है और एक लेयर बन रही है जल वाष्प की, पंखे की हवा उस लेयर को काटती रहती है, शरीर से पसीना सूखता रहता है, मतलब वाष्पित होता रहता है, और आपका शरीर जो होता है इस क्रम में ऊष्मा खोता रहता है, फिर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। सीधी सी बात है, शरीर आपकी शीतलता अनुभव करेगा। तो ये क्लियर हो या दोस्तों, ठीक है। डिजर्ट कूलर का उदाहरण हम देख ही चुके हैं कि कूलर किस तरह काम करता है। तो ये चीज़ आपको कंप्लीटली समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब कुछ नई चीज़ों को देखा जाए। अब दोस्तों हम देखेंगे आपेक्षिक आर्द्रता। अब हम एक नई चीज पढ़ेंगे दोस्तों, आपेक्षिक आर्द्रता। ये क्या है, आपेक्षिक आर्द्रता को समझते हैं दोस्तों, ये क्या है। सबसे पहले हम आर्द्रता देखते हैं। आर्द्रता जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ह्यूमिडिटी। ये आर्द्रता है क्या दोस्तों, वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल है, आप जान रहे हैं, ठीक है। अभी हमने जस्ट जो है वाष्प देखा है, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ही क्या है दोस्तों, आर्द्रता है या ह्यूमिडिटी है या नमी है। इसको हम और क्या कहते हैं, नमी। समझ में आया, ह्यूमिडिटी समझ में आई। अब ये दोस्तों हर स्थान पर एक जैसी नहीं होती, ह्यूमिडिटी हर स्थान पे एक जैसी नहीं होती, ये स्थान विशेष के आधार पे अलग अलग हो सकती है। हर जगह आपने देखा होगा उतनी नमी नहीं महसूस होती है, या हर मौसम में उतनी नमी नहीं महसूस होती, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब जैसे अगर आप समुद्र तटीय स्थान पे रह रहे हैं या मैदानी भागों में रह रहे हैं, समुद्र तटीय स्थानों पे क्या होता है दोस्तों, वहां जो है जल की पर्याप्त राशि होती है, जल की बहुत बड़ी मात्रा होती है, तो वहां बराबर वाष्पन होता रहता है। तो वहां के जो है वातावरण में क्या होगा, आपको नमी बहुत महसूस होगी, आर्द्रता बहुत महसूस होगी, और बहुत उलझन भी होगी आपको। जो भी समुद्र तटीय जो है क्षेत्र हैं, जैसे आप वहां जाएंगे तो वहां क्या होगा, वहां वातावरण में एक ह्यूमिडिटी आपको हमेशा महसूस होगी, ठीक है। अब देखिए मैदानी भागों में ऐसा नहीं होता, वहां पर पानी की इतनी मात्रा नहीं होती, नदियां होती हैं लेकिन हर जगह नहीं होती वहां भी, तो इसकी वजह से क्या होता है, वाष्पन हमेशा नहीं होता है या उतनी अधिक मात्रा में नहीं होता जितना समुद्र तटीय स्थानों पर होता है। तो इस वजह से यहाँ नमी की मात्रा या ह्यूमिडिटी की मात्रा या जलवाष्प की मात्रा कम होती है, ठीक है। समझ में आई बात, ये अंतर होता है। अब बरसात में आप देखते होंगे, वर्षा ऋतु में क्या होता है दोस्तों, आर्द्रता बढ़ जाती है। जैसे ही गर्मी का मौसम होता है दोस्तों, आप देखते हो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कूलर आप यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वाष्पित होता है पानी। कूलर में आप जब पानी यूज़ करते हो, पानी का जितना ही वाष्पन होगा, मतलब ताप बढ़ रहा है तो वाष्पन की दर बढ़ेगी, उतना ही कूलर ठंडा करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब मानसून शुरू होता है, तो आपने नोटिस किया होगा कूलर काम करना बंद कर देता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसी सिद्धांत की वजह से होता है कि क्या होता है कि फिर चूंकि जलवाष्प की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, वाष्पन की वजह से वायुमंडल में इतना ज़्यादा जलवाष्प हो जाता है, गर्मी के बाद गर्मी भर क्या होता है, वाष्पन होता रहता है। तो वाष्पन होगा तो जाहिर सी बात एक सीमा ऐसी आएगी कि जब पूरे वायुमंडल में वाष्प ही वाष्प हो जाएगी। तो जब ऐसी स्थिति आती है तब आपको पता है जलवाष्पों की इस मात्रा के कारण बादलों में क्या होता है, संघनन होने लगता है, फिर
मान लीजिए जब भी मानसून आता है, बारिश होती है, उसकी और प्रक्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ हम समझेंगे कि जब वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है या आर्द्रता बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, कूलर से जो जल वाष्पित हो रहा है वाष्पन जो है स्लो हो जाएगा या कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जब वाष्पन होगा ही नहीं तो वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, गुप्त ऊष्मा खोने वाला, तो कूलर ठंडा नहीं करेगा। जल वाष्प की मात्रा बरसात में क्या होगी, बढ़ जाएगी। आपको उलझन होती है नमी की वजह से, आर्द्रता की वजह से जो वायुमंडल में इस समय उपस्थित है, आपको उलझन होने लगती है। इसलिए गर्मी से ज़्यादा कठिन बरसात का वो मौसम होता है जब आर्द्रता बढ़ जाती है, ठीक है। उस समय आपका पसीना भी नहीं सूखता, ठीक है। इसी वजह से नहीं सूखता क्योंकि वायुमंडल में ऑलरेडी जो है आर्द्रता की मात्रा भरी हुई है। क्लियर हुआ। चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। अब ये बात समझ में आई दोस्तों, ठीक है। आर्द्रता आपको समझ में आ गई होगी। ह्यूमिडिटी मतलब वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा उपस्थित होती है उसको हम क्या कहते हैं, नमी, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। चलिए क्लियर हुआ। अब देखिए आपेक्षिक आर्द्रता क्या है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता। अब आपेक्षिक आर्द्रता के पहले हम एक चीज और समझ लें, संतृप्त अवस्था, तो शायद आपको समझने में आसानी हो। संतृप्त अवस्था क्या है, क्या है संतृप्त अवस्था दोस्तों, ठीक है। अब वायु, जैसा कि आप वायुमंडल में देख रहे हैं, वायु की संतृप्त अवस्था की बात हो रही है, वायु की संतृप्त अवस्था। अब ये वायुमंडल हमने देखा दोस्तों, वायुमंडल है, विभिन्न गैसों का समूह है। तो वायुमंडल में जैसे गर्मी के मौसम में क्या होता है, अधिक से अधिक वाष्पन होता है, तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा विद्यमान हो जाती है, ठीक है। धीरे 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 वाष्पित होकर ढेर सारे बादलों के रूप में वो इकट्ठा होती है, इधर से उधर तैरते रहते हैं। तो जल वाष्प की ढेर सारी मात्रा गर्मी के मौसम में फिर धीरे धीरे इकट्ठे होती रहती है। इसी के बाद बरसात का मौसम भी आता है, आपने देखा है। तो देखिए एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब जो है वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा है वो पूरी हो जाएगी। मतलब फिर ऐसा होगा कि अब वाष्पन नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि हमने बताया ना, एक लेयर बन जाती है, तो लेयर क्या काम करती है, मतलब अब हो गया, पेट भर गया, अब हम वाष्पन नहीं कर सकते। तो ये संतृप्त अवस्था का मतलब ही ये हुआ कि किसी भी निश्चित ताप पर, किसी दिए गए ताप पर, मान लीजिए एक सर्टेन टेम्परेचर है, किसी दिए गए ताप पर वायु में जल वाष्प की एक निश्चित मात्रा, मतलब कि जितनी निश्चित मात्रा ग्रहण कर सकती है, मतलब मान लीजिए वायुमंडल है, ये वायुमंडल की वायु एक निश्चित ताप पर जल वाष्प की जितनी मात्रा ग्रहण कर सकती है मैक्सिमम, वही क्या है, वायु की संतृप्त अवस्था है। मतलब एक ऐसी अवस्था जहां के बाद वो और जल वाष्प ग्रहण नहीं कर सकती, वो वायु की क्या है, संतृप्त अवस्था है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, नहीं होगा। अब देखिए ये आप समझ गए संतृप्त अवस्था मतलब जल वाष्प, अब इससे ज्यादा वाष्पन नहीं हो सकता है, अब इससे ज्यादा वायुमंडल में जल वाष्प नहीं जा सकती वाष्पन से, ठीक है। मतलब एक कंडीशन ऐसी आ जाती है। अब देखिए आपेक्षिक आर्द्रता आप समझते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वायुमंडल है, इसमें उपस्थित जल वाष्प है, इसमें किसी मात्रा में उपस्थित जल वाष्प है, एक निश्चित मात्रा उपस्थित है वायुमंडल में, ठीक है। और उसी ताप पर, ताप वही सेम है, ठीक है, और उसी ताप पर जो है वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा, जैसे मान लीजिए दोस्तों हम 100% मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं कि 100% ही जो है वायु, 100% जलवाष्प की जो है वायुमंडल में मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी भी वक्त में एक निश्चित ताप पर वायुमंडल में मान लीजिए 60% जो है क्या है, 60 कोई यूनिट मान लीजिए कि 60% क्या है, जलवाष्प की मात्रा है, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों कितनी और मात्रा हम इसमें दे दें, कितनी और मात्रा दे दें कि संतृप्त अवस्था में पहुंच जाए। मान लीजिए संतृप्त अवस्था क्या है, 100% है, आपको पता है कि इससे ज्यादा जलवाष्प नहीं हो सकती। तो अगर मान लीजिए 60% जो है उपस्थित जलवाष्प है, तो अगर हम इसमें 40% और ऐड कर दें, वो 40% क्या है, संतृप्त अवस्था में लाने के लिए एक मात्रा है।
अगर 40% और कर देंगे जल वाष्प तो क्या होगा, 100% हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में वायु पहुंच जाएगी कि अब इससे ज़्यादा वाष्पन नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा वायुमंडल जल वाष्प को ग्रहण नहीं कर सकता। तो क्या हो गया, इसको आपने समझा दोस्तों। तो ये क्या हो गया, सापेक्षिक आर्द्रता या अपेक्षिक आर्द्रता। इसका जो अनुपात है, मतलब ये जो है और ये जो है 40, इसका जो अनुपात है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता। मतलब अगर 60 में हम 40 का भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगी, सापेक्षिक या आपेक्षिक आर्द्रता। क्लियर हुआ। 60 क्या है, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है, और 40 क्या है, उस उपस्थित जलवाष्प में कितनी मात्रा ऐड हो जाए जलवाष्प की कि वो संतृप्त अवस्था में आ जाए। संतृप्त अवस्था आपने वायु की देखी है कि उस अवस्था के बाद और जो है वायु जलवाष्प ग्रहण नहीं कर सकती, तो उस अवस्था में आने की जितनी मात्रा है इसके अनुपात को, मतलब 60:40 को हम क्या कहेंगे, अपेक्षिक आर्द्रता कहेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए एक यंत्र होता है दोस्तों हाइग्रोमीटर, ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में। हाइग्रोमीटर से क्या होता है, आपेक्षिक आर्द्रता का मापन होता है। आपेक्षिक आर्द्रता का मापन, ये पूछा जाए कि आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो वो यंत्र है हाइग्रोमीटर। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए, तो ये आपेक्षिक आर्द्रता भी हमने अच्छे से समझ ली दोस्तों। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और जहाँ समस्या है आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसको ज़रूर समाधान करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके आगे की चीज़ों को अगले वीडियो में डिस्कस करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, शुक्रिया आपको देखने के लिए। ठीक है, जय हिंद साथियों।